सैटेलाइट चंद्रमा पर खोज पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा पर खोज करने के लिए कई मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें से एक है भारत का मिशन चंद्रयान 2। इस वीडियो में हम चंद्रयान का उदाहरण लेते हुए रॉकेट सिस्टम का वर्किंग समझने की कोशिश करेंगे। रॉकेट इंजन न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर काम करता है, जिसके मुताबिक प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन एग्जॉस्ट गैसों को पीछे की तरफ धकेलता है, जिसके कारण एग्जॉस्ट गैसें रॉकेट को आगे की तरफ धकेलती हैं। रॉकेट में पेलोड, इंजन और बहुत सारा फ्यूल रॉकेट को बहुत भारी बना देते हैं, इसलिए रॉकेट में कई इंडिपेंडेंट स्टेजेस होते हैं। जब एक स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है, तब रॉकेट को हल्का करने के लिए उस स्टेज को अलग कर दिया जाता है, ताकि हल्के हुए रॉकेट को आसानी से एक्सेलरेट किया जा सके। चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, जो कि 3 स्टेजेस से मिलकर बना होता है। पहले स्टेज में 2 S-200 सॉलिड मोटर्स होते हैं, जो कि कोर स्टेज से जुड़े होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम, जिन्हें मोटर्स भी कहा जाता है, सबसे सिंपल टाइप का रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम है और यह डिज़ाइन में दिवाली वाले रॉकेट की तरह होता है। सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल, ऑक्सीडाइजर और बाइंडर का मिक्सचर है, जो बीच में कुछ जगह के साथ केसिंग में पैक्ड होता है। जलने पर कंबशन से पैदा हुई गर्म गैसें इस जगह से नोजल से होते हुए बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती हैं, जिसके कारण थ्रस्ट पैदा होता है। सेकेंड स्टेज में लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इंजन या थ्रस्टर्स भी कहते हैं। ज़्यादातर लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन्स में 2 तरह के लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर। इन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग टैंक में रखा जाता है और जब थ्रस्ट की ज़रूरत होती है, टर्बो पंप की मदद से इन्हें कंबशन चैम्बर में भेज दिया जाता है। हालांकि लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन सॉलिड मोटर की तुलना में ज़्यादा जटिल और कम विश्वसनीय होते हैं, पर इसके फ्यूल सप्लाई पर नियंत्रण या ज़रूरत पड़ने पर इसे बंद भी किया जा सकता है। क्रायोजेनिक इंजन या C-25 GSLV में लास्ट स्टेज है, जिसमें 2 अलग टैंक्स में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को बहुत कम तापमान पर रखा जाता है। यहाँ से इनको कंबशन चैम्बर में पंप किया जाता है, जहाँ पर थ्रस्ट पैदा करने के लिए इनको जलाया जाता है। एफिशिएंसी के मामले में क्रायोजेनिक रॉकेट स्टेज सॉलिड और लिक्विड स्टेज के मुकाबले ज़्यादा एफिशिएंट होता है और प्रत्येक किलोग्राम फ्यूल के जलने पर ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करता है। इन सब स्टेजेस के ऊपर एरोडायनेमिकली डिज़ाइन प्रोटेक्टिव केसिंग में पेलोड को रखा जाता है। इस केस में पेलोड ऑर्बिटर और लैंडर से मिलकर बना है, जो कि मैकेनिकली जुड़े हुए हैं और इसे इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी कहा जाता है। रोवर, जो चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वह लैंडर के अंदर रखा गया है। 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की यात्रा पर मिशन चंद्रयान को सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकेंड लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का पहला स्टेज रॉकेट को धरती की सतह से सीधा ऊपर उठाता है। एक बार लॉन्च टावर पार हो जाने के बाद रॉकेट की दिशा बदलने के लिए नोजल्स थोड़ा घूम जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण रॉकेट धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल दिशा की तरफ मुड़ने लगता है, जिसे ग्रेविटी टर्न कहते हैं। रॉकेट के मुड़ने का कारण समझने के लिए कल्पना कीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल को किसी ऊंचे पहाड़ से फायर किया गया है। ग्रेविटी इस प्रोजेक्टाइल के रास्ते को नीचे की तरफ कर्व कर देगी और प्रोजेक्टाइल धरती से टकरा जाएगा। लेकिन पृथ्वी के कर्वेचर के कारण प्रोजेक्टाइल फ्लैट सरफेस के मुकाबले ज़्यादा दूरी तय करेगा और इसलिए गिरने में ज़्यादा समय लेगा। अगर प्रोजेक्टाइल को इससे भी ज़्यादा तेज़ी से फायर किया जाए तो प्रोजेक्टाइल पृथ्वी पर वापस गिरने में और भी ज़्यादा समय लेगा। अगर प्रोजेक्टाइल को पर्याप्त तेज़ी से फायर किया जाए तो ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल के पाथ का कर्वेचर पृथ्वी के कर्वेचर के बराबर हो जाएगा और इस अवस्था में प्रोजेक्टाइल पृथ्वी की ओर लगातार गिरता रहेगा, पर यह पृथ्वी पर कभी पहुंच नहीं पाएगा।
अगर प्रोजेक्टाइल को और भी ज़्यादा गति से फायर किया जाए तो यह पृथ्वी से दूर जाने की कोशिश करेगा, पर दूर जाते समय ग्रेविटी के कारण इसकी गति धीमी हो जाएगी। कुछ दूर जाने के बाद पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल पृथ्वी की तरफ बढ़ती हुई वेलोसिटी के साथ वापस आने लगेगा और सर्कुलर ऑर्बिट इलिप्टिकल ऑर्बिट में बदल जाएगा। एक सैटेलाइट जो कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वह जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे एपोजी कहते हैं, और जब यह पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे पेरिजी कहते हैं। अगर हम प्रोजेक्टाइल की फायरिंग वेलोसिटी को बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जब पृथ्वी की ग्रेविटी इसे रोक नहीं पाएगी और प्रोजेक्टाइल पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर स्पेसक्राफ्ट सीधा सीधा ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा और पृथ्वी की ग्रेविटी इसे किसी ऊपर फेंके गए पत्थर की तरह वापस पृथ्वी पर गिरा देगी। इसलिए अगर स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी पर वापस गिरने से बचना है तो यह ज़रूरी है कि स्पेसक्राफ्ट तेज़ गति के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करे, और परिक्रमा करने वाले ऑर्बिट में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट को हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर किया है jubuddy.com ने, जो आपको प्रोफेशनल एस्से राइटिंग और कंटेंट क्रिएशन सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आपको एस्से राइटिंग लगता है बोरिंग या आप बिजी हैं अपने किसी दूसरे काम में, तो jubuddy.com पे जा करके आप ले सकते हैं प्रोफेशनल हेल्प। सॉलिड मोटर बूस्टर के खत्म होने से तकरीबन 20 सेकंड पहले कोर स्टेज के 2 इंजन शुरू हो जाते हैं। सॉलिड बूस्टर्स के खत्म हो जाने पर यह अलग हो जाता है और वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। पेलोड का प्रोटेक्टिव केसिंग सेकंड स्टेज के दौरान अलग हो जाता है, क्योंकि अब रॉकेट पृथ्वी के निचले वायुमंडल से बाहर निकल चुका है और अब इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेज के खत्म हो जाने पर सेकेंड स्टेज भी अलग हो जाता है। लिक्विड इंजन के सेपरेशन के बाद क्रायोजेनिक स्टेज, जो कि तीसरा स्टेज है, स्टार्ट हो जाता है। क्रायोजेनिक स्टेज के खत्म होने पर पेलोड लॉन्च व्हीकल से पूरी तरह अलग हो जाता है। लॉन्च व्हीकल द्वारा पार्किंग ऑर्बिट में छोड़े जाने के बाद चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट इसमें लगे हुए propulsion सिस्टम का इस्तेमाल करके धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को बढ़ाता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पेलोड को पेरिजी पर एक्सलेट किया जाए तो एपोजी को बढ़ाया जा सकता है, और अंततः सही समय पर पेलोड अर्थ मून ट्रांसफर ऑर्बिट में चला जाता है और चंद्रमा की ग्रेविटी इसे पकड़ लेती है। इसके बाद प्रोपल्शन सिस्टम को रिवर्स डायरेक्शन में फायर करके ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर शुरू किए जाते हैं। इसके बाद विक्रम लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। प्लान के मुताबिक विक्रम ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिबूस्टिंग प्रक्रिया शुरू की और धीरे धीरे यह चंद्रमा की सतह के करीब आने लगा, लेकिन सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर ऊपर लैंडर अपने रास्ते से अलग हो गया और इससे संपर्क टूट गया। हालांकि यह काफ़ी निराशाजनक था, पर इसरो के मुताबिक मिशन का 90 से 95% तक उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए इस मिशन को नाकामयाब नहीं कहा जा सकता है।